हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल लेसन गुरुकुल पर। दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल की कक्षा में उपस्थित हैं और बिहार स्पेशल के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन बिहार का इतिहास। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा था मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में। हम लोगों ने मगध उत्कर्ष के कारकों के बारे में जाना था कि किन कारकों की वजह से जो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। एक महाजनपद जो 16 महाजनपद में से मगध महाजनपद जो बिहार का, वह जो है पूरे साम्राज्य के रूप में उसका विकास होता है, उत्कर्ष होता है और वो पूरे भारत पर अपना साम्राज्य जो है वो कायम कर लेता है। तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि पौराणिक जो ग्रंथ है उसमें पुरानी ग्रंथों के साक्ष्यों के आधार पर जो हमने पढ़ा था कि बृहद्रथ जो थे उनके द्वारा जो है मगध का स्थापना किया जाता है और बृहद्रथ के द्वारा ही बृहद्रथ वंश की स्थापना की जाती है, जिसके एक शासक होते हैं जरासंध, जो बृहद्रथ के पुत्र थे, है ना। तो जरासंध के बारे में आपने महाभारत में पढ़ा होगा, महाभारत जब देखा होगा तो आप देखते हैं कि जरासंध की युद्ध जो है वह मल्ल युद्ध होता है भीम के साथ, और उसी मल्ल युद्ध में जो है जरासंध की भीम के द्वारा जो है मार दिया जाता है और उसके बाद जो है उसका पुत्र जो सहदेव है, सहदेव वहां का राजा बनता है। उसके बाद बृहद्रथ का जो अंतिम शासक है उसे जो है बृहद्रथ वंश के ही मंत्री के द्वारा जो है उसकी हत्या करके और उस मंत्री के पुत्र को जो है वहां का शासक बना दिया जाता है। फिर उस मंत्री का जो दरबारी होता है ना, मलीय दरबारी के द्वारा जो है उस मंत्री का और उसके शासक पुत्र को जो है हत्या करके और उसके बाद जो है मलीय अपने पुत्र वहां बिंबिसार को जो है शासक बना देता है। उसके बाद अब प्रारंभ होता है ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर मगध साम्राज्य का पहला वंश, जिसे हर्यक वंश कहते हैं। हर्यक वंश की स्थापना जो है बिंबिसार के द्वारा किया जाता है और इस हर्यक वंश को जो है पितृहंता वंश भी कहते हैं और यह मगध का पहला वंश के रूप में ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है। पितृहंता वंश इसलिए कहते हैं, इसमें जो भी शासक बनते हैं अपने पिता के हत्या करने के उपरांत जो है वो शासक बनते हैं। तो आइए जानते हैं बिंबिसार का क्या योगदान रहा है मगध साम्राज्य के विस्तार में, है ना। तो उन्होंने जो है हर्यक वंश की स्थापना करने के बाद वे अपना जो है राजधानी राजगृह को बनाते हैं। राजधानी कहाँ बनाते हैं? राजगृह को बनाते हैं, जिसको राजगीर भी कहते हैं, है ना। तो वहां पे उन्होंने अपना राजधानी बनाया। उसके बाद उन्होंने जो है कई अलग अलग नीतियां अपनाई अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। तो उसमें पहला नीति जो आता है वह आपका आता है मित्रता। तो मित्रता उन्होंने किससे किया? तो एक राजा प्रदोत सेन हुआ करते थे, जिनसे इन्हें काफी खतरा महसूस होता था। तो वे इंतजार कर रहे थे कब मौका ऐसा आए कि उससे जो है दोस्ती किया जाए, क्योंकि उससे दुश्मनी करना जो है, दुश्मनी मोल लेना काफी जो है नुकसानदायक हो सकता था मगध साम्राज्य के लिए। तो वे एक समय ऐसा आया, एक अवसर ऐसा आया कि राजा प्रदोत सेन जो है काफी बीमार पड़ गए। वो उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था और कोई इलाज नहीं कर पा रहा था। तो बिंबिसार के ही दरबार में एक राजवैद्य हुआ करते थे जिनका नाम था जीवक, है ना। तो जीवक को भेजते हैं राजा प्रदोत सेन के सेवा में और जीवक के सेवा के माध्यम से, यानी जीवक जो चिकित्सा प्रदान करता है उससे जो है राजा प्रदोत सेन ठीक हो जाते हैं और फिर प्रदोत सेन और बिंबिसार में दोस्ती हो जाता है और एक दूसरे से जो खतरा था वह खतरा जो है वो टल जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि राजवैद्य जो जीवक थे उनको बिंबिसार के द्वारा महात्मा बुद्ध के सेवा में भी भेजा गया था। उसके बाद वे जो है युद्ध नीति भी अपनाते हैं और अंग को उन्होंने युद्ध के माध्यम से जीता। जिस समय बिंबिसार अंग को जीता उस समय अंग के शासक ब्रह्मदत्त हुआ करते थे और अंग को बिंबिसार ने जीत करके और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का गवर्नर बना दिया था, वहां का शासक बना दिया था। उसके बाद इसने जो है विवाह नीति के द्वारा भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया, अपने साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया, है ना। तो इन्होंने 3 अलग अलग राजकुमारियों से विवाह किया। इन्होंने पहला विवाह जो किया वो कोसला महाकोसला से किया। वह कोसला या महाकोसला कौन थी? तो वह थी कोसल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी। उसके बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया चेलना से। चेलना कौन थी? तो वह लिच्छवी गणराज्य के बारे में आपने पढ़ा था, वजी संघ का लिच्छवी गणराज्य के बारे में आपने पढ़ा है। तो लिच्छवी राजकुमारी थी जो चेटक की पुत्री थी, है ना। उसके बाद उन्होंने तीसरा विवाह किया क्षेमा कौन थी? तो क्षेमा थी मद्र राजकुमारी थी और मद्र जो है वह एक राज्य हुआ करता था, है ना, पंजाब जिसको हम जानते हैं। तो क्षेमा जो है मद्र राजकुमारी थी, उससे भी बिंबिसार ने शादी किया। उसमें इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि बिंबिसार ही ऐसा
पहला शासक हुआ करता था जिसके पास अस्थायी सेना था, है ना। इस प्रकार जो है पूरे व्यवस्थित तरीके से इन्होंने मगध साम्राज्य का विस्तार किया, विकास किया। उसके बाद जो है एक घटना घटता है और यह बहुत ही बुरा घटना होता है कि एक बेटा के द्वारा जो है बाप की हत्या कर दी जाती है। किस लिए? तो गद्दी प्राप्त करने के लिए, है ना। तो बिंबिसार का हत्या अजातशत्रु के द्वारा कर दिया जाता है। उसके बाद अजातशत्रु जो है मगध साम्राज्य का शासक हो जाता है, इसीलिए पितृहंता इसको जो है वंश कहा जाता है। तो अब जो है अजातशत्रु का शासन मगध साम्राज्य पर आ गया है। मगध साम्राज्य का अब शासक अजातशत्रु बन गया है ना। अजातशत्रु मगध साम्राज्य का शासक बनने से पहले हमने बताया कि वह अंग का गवर्नर हुआ करता था, है ना। और उसके बाद जो है वो अपने पिता बिंबिसार का हत्या करके और वह मगध साम्राज्य पर अपना जो है वर्चस्व कायम कर लेता है। उसने भी कई नीतियां अपनाई। उसने जो है कौशल को जीता, उसने वैशाली को जीता, उसने मल को जीता। कौशल के बारे में आपने पहले ही पढ़ा कि कौशल के राजा जो प्रसेनजीत थे वे कौन थे? तो वे रिश्ते में अजातशत्रु के मामा हो जाते थे, इसलिए कि बिंबिसार ने प्रसेनजीत के बहन कौशला से शादी किया था, है ना। तो लेकिन अजातशत्रु जो अपने बाप को मार सकता है तो मामा किस खेत का मूली था, है ना। तो मामा के साथ भी उन्होंने युद्ध किया और एक बार नहीं 2 बार युद्ध किया। एक बार खुद जीता, दूसरा बार में उसका मामा जीता और फिर संधि होता है। और उसके बाद जो है वो अपना मेरी बहन से ही अर्थात प्रसेनजीत की बेटी जो वाजिरा है उसी से जो है अजातशत्रु शादी कर लेता है। और अजातशत्रु के शासन काल में ही जो है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है ना। और उसके बाद जो है उसने महापरिनिर्वाण के उपरांत राजगृह में एक स्तूप का निर्माण भी करता है और वहां पे प्रथम बौद्ध संगिनी होता है। कहाँ? राजगृह में। राजगृह में एक गुफा है सप्तकर्णी गुफा, उसी में जो है प्रथम बौद्ध संगिनी हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, है ना। इस प्रकार आपका प्रश्न आएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति किसने करवाया? तो वह अजातशत्रु ने करवाया। कहाँ कराया? तो सप्तकर्णी गुफा राजगृह में करवाया। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप अध्यक्ष थे। राजगृह में स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अजातशत्रु ने करवाया, है ना। स्तूप क्या होता है? तो वह जो स्तूप बना था वह क्या था? जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था उस समय अजातशत्रु गया और जाने के बाद जो है उनके जो भी चेला चपाटी थे उनसे अस्थि लिया कि भाई हमें भी अस्थि दे दो, हम भी उनके अनुयायी थे, है ना। तो वे अस्थि वहां से प्राप्त करते हैं और उसी अस्थि पर जो है स्तूप का निर्माण कर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो है प्रथम बौद्ध संगिनी जो है अजातशत्रु के शासनकाल में होता है। उसके बाद उन्होंने जो है सोन गंगा के संगम पर पाटलिग्राम का स्थापना किया था। किसका? पाटलिग्राम। पाटलिपुत्र अलग है, पाटलिपुत्र इसके बेटा उदयन के द्वारा स्थापित किया जाता है, वहीं जहाँ पाटलिग्राम का स्थापना अजातशत्रु के द्वारा किया जाता है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और जो है अजातशत्रु जो है उसने युद्ध में जब यह युद्ध करता था, चाहे वो प्रसेनजीत के साथ युद्ध हो या वैशाली के साथ युद्ध हो या मल के साथ युद्ध हो, इन्होंने युद्ध में जो है कंटक शिला और गदा मुसली जैसे यंत्रों का भी प्रयोग अजातशत्रु के द्वारा किया जाता है। कौन सा? कंटक शिला और गदा मुसली जैसे यंत्रों का जो है प्रयोग इसके द्वारा किया जाता है युद्धों में, है ना। और जब बौद्ध संगिनी इसके द्वारा कराया गया तो उसी बौद्ध संगिनी में जो है वह सूत पिटक और विनय पिटक का उसी समय जो है संकलन हुआ था। किसका? सूत पिटक और विनय पिटक। आता है कि सूत पिटक और जो है सूत पिटक और विनय पिटक जो है किस धर्म के ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ, है ना। सूत पिटक और विनय पिटक किस धर्म के ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। इसका संकलन कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगिनी में। उस समय कौन शासक था? तो अजातशत्रु शासन था, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अवंती के खतरे से बचने के लिए इन्होंने अजातशत्रु ने क्या किया? तो अपने राजधानी राजगृह को इसने किलाबंदी करवा दिया था, है ना। उसके बाद जो है उदयन के द्वारा अजातशत्रु की हत्या कर दी जाती है। और जिस समय उदयन जो है अपने पिता अजातशत्रु का हत्या करता है उस समय जो है वह चंपा का गवर्नर होता है ना। और चंपा का गवर्नर के उपरांत जो है यह अपने बाप को मारता है और उसके बाद जो है यह मगध का शासक बन जाता है। इस प्रकार जो है पितृहंता वंश जो है यहाँ पे भी आपको दिखता है कि यहाँ पे भी पितृहंता वंश जो नाम दिया गया है वंश को वह जो है सही दिया गया है, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने बाप को मारा और अजातशत्रु को उसके बेटा ने मारा, यानी कि बाप का हत्या करके यहाँ पर गद्दी पर बैठा जा रहा है।
तो जिस गंडक, सोन और गंगा नदी के संगम पर अजातशत्रु के द्वारा पाटलिग्राम की स्थापना की गई थी, उसी संगम पर, उसी पाटलिग्राम को उदयन ने क्या किया कि 1 करोड़ रुपए खर्च करके वहां पे एक शहर बना दिया, उसको नगर बना दिया और उस नगर का नाम क्या रखा? पाटलिपुत्र रखा गया। क्या रखा गया? पाटलिपुत्र रखा गया। और उस पाटलिपुत्र को ही अपने राजधानी इसने बनाया। इन्हें राजगृह से राजधानी हटा करके पाटलिपुत्र ले गया और पाटलिपुत्र में ही इन्होंने जैन चैत्य गृह का स्थापना किया। क्या किया? जैन चैत्य गृह का स्थापना पाटलिपुत्र में किया गया, है ना। उसके बाद जो है इसका भी क्या होता है? दुर्भाग्य होता है कि इसकी हत्या अवंती के राजा द्वारा कर दिया जाता है। प्रारंभ से आप देख रहे हैं कि अवंती से ही खतरा मंडरा रहा है मगध साम्राज्य को, और अवंती का राजा ही उदयन का हत्या कर देता है। और उसके बाद जो राजा होते हैं आपका हर्यक वंश का, वो इतने कुशल नहीं होते, उतने काबिल नहीं होते हैं कि मगध साम्राज्य को चला सके हैं। उसके बाद इसका अंतिम शासक नागदशक होता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। नागदशक की भी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? तो काशी के अमात्य कौन थे? शिशुनाग द्वारा जो है वो हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक का हत्या कर दिया जाता है। उसके बाद जो है शिशुनाग खुद, यहाँ याद रखना, नागदशक शिशुनाग दोनों के नाम में है ना। नागदशक किसने मारा? तो नाग को नाग ने मारा। ऐसे ही कोऑर्डिनेट कर देना है, नाग को किसने मारा? तो नाग ने मारा, यानी कि नागदशक को शिशुनाग ने मारा। उसके बाद जो है शिशुनाग खुद मगध साम्राज्य का शासक बन जाता है, मगध का शासक बन जाता है, और यह जो है शिशुनाग वंश की स्थापना करता है ना। उसके बाद जो है यह राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके यह कहाँ ले गया? वैशाली ले गया। देखिए कैसे बदलाव हो रहा है। पहले राजगृह राजधानी था, है ना। बिंबिसार और अजातशत्रु के समय आपका मगध का राजधानी राजगृह हुआ करता था। उसके बाद उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र ले जाया गया। उसके बाद शिशुनाग के द्वारा वैशाली लाया गया, है ना। और शिशुनाग जो है वह अवंती वंश कौशल पर विजय प्राप्त करके मगध साम्राज्य का विस्तार करता है। उसके बाद इसमें दूसरा शासक जो आता है वो कालाशोक आता है ना। और कालाशोक जो है पुनः वैशाली से राजधानी उठा करके कहां ले जाता है? पाटलिपुत्र ले जाता है। और कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। क्या हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? कालाशोक के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था और सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। और यहाँ द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो यह वैशाली में हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। उस समय अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी थे। और इसी समय जो है 2 भागों में बटा, है ना। तो आपको प्रश्न आ जाएगा कि बौद्ध धर्म किस बौद्ध संगीति के समय जो है 2 भागों में बटा था? तो वह था द्वितीय बौद्ध संगीति। क्या था? द्वितीय बौद्ध संगीति। और इस प्रकार शिशुनाग वंश के अंतिम शासक जो होते हैं वो नंदीवर्धन या उनको महानंदिन भी कहा जाता है। उसके बाद अब जो है शिशुनाग वंश की जो है वो पतन होता है और उसके बाद नंद वंश का उत्कर्ष होता है और नंद वंश विराजमान हो जाता है मगध के गद्दी पर, है ना। और नंद वंश के संस्थापक कौन होते हैं? महापद्मनंद। नाम से ही, नाम ही इनका काफी है, महापद्मनंद, है ना। तो इन्होंने महान उपाधि धारण किया। क्या क्या उपाधि धारण किया? तो इनको एकराट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापद्मनंद को एकराट कहा जाता है। इनको कली का अंश कहा जाता है। इनको सर्वछत्रांतक कहा जाता है। इनको भार्गव कहा जाता है ना। और इनको पुराणों में ऐसा जो है पुराणों से प्रमाण मिलता है कि महापद्मनंद को परशुराम का द्वितीय अवतार कहा जाता था, है ना। इतने सारे जो है महापद्मनंद ने महान उपाधि धारण कर रखा था, है ना। जो प्रश्न आते हैं आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। इसने कलिंग को जीता और कलिंग को जीतने के बाद जिनसेन मूर्ति को वहां से ले आया था मगध, और उसके बाद जो है कलिंग में एक नहर खुदवाया था इन्होंने, है ना। जिसका प्रमाण जो है हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख जो है उन्होंने कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा जो है वह अभिलेख लिखवाया गया था। उसमें जो है ऐसा प्रमाण मिलता है कि जब महापद्मनंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया उसके बाद जो है यहाँ पे एक नहर खुदवाया था उन्होंने, है ना। और महापद्मनंद का अंतिम शासक धनानंद होता है। धनानंद जो काफी घमंडी व्यक्ति है ना, काफी दुर्जन है, दुष्ट है, वह अलोकप्रिय है। उसके शासनकाल में प्रजा जो है काफी दुखित रहते हैं और उसी के समय में जो है सिकंदर का आक्रमण हुआ था और
चाणक्य चाणक्य जो महाविद्वान प्रकाट्य विद्वान जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, उनका जो है बेइज्जती किसने किया? धनानंद ने दरबार में किया। जब सिकंदर का आक्रमण होने वाला था, उससे पूर्व ही चाणक्य ने धनानंद को आगाह करने गए थे कि बाबू राजा जो है अब विदेशियों का आक्रमण होने वाला है ना, जो विश्व विजयी का जिन्हें शपथ लिया है सिकंदर, वह आक्रमण करने वाला है। तुम क्या करो कि अपने जितने भी आस पड़ोस के जो छोटे बड़े नेता राजा हैं उनसे मित्रता करो, उनके साथ बात करो और अपने साम्राज्य की सुरक्षा का व्यवस्था बना लो। तो धनानंद ने कहा कि क्या पागलों की तरह बात करते हो? धनानंद जिस साम्राज्य का जहाँ का शासक हो, इसका मजाल जो यहाँ पे जो है धावा बोल दे, आक्रमण बोल दे, है ना। तो उसने जो है चुरकी पकड़ के चाणक्य को घसीटते हुए बाहर कर दिया था और उसी समय चाणक्य अपने चुरकी को खोल लिया और बोला कि यदि यह चुरकी उसी दिन बंधेगा जिस दिन तुम्हारा पतन होगा और मेरा साम्राज्य कायम होगा मगध पे। और उन्होंने शपथ लेकर के वहां से निकला। वे उधेड़पुर में थे कि कहाँ वैसा कोई बालक मिले, कोई युवा मिले, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो धनानंद के घमंड को चूर चूर कर सके। और नजर पड़ता है एक बालक पर, चंद्रगुप्त नाम है उसका, है ना। और उस बालक को उन्होंने वहां से उठाया, गोद लिया, उसको अपने हिसाब से ट्रेंड किया और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ही जो है श्रेय जाता है धनानंद की हत्या करने में। और चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा धनानंद की हत्या करवा देते हैं और उसके बाद जो है मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश कायम हो जाता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य के शासक बन जाते हैं, जिसे हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।